किसानों के नाम को लेकर राजनीति जिस तरीके से हो रही है, और रवीश कुमार का एक वीडियो भी इस टाइम पे वायरल हो रहा है जिसमें 2015 का ये वीडियो है जिसमें किसानों की हालत को लेकर मंडियों की बुराइयां करते हैं रवीश कुमार, और ये कहते हैं कि इस सिस्टम को बदलना इतना आसान नहीं है क्योंकि पार्टियां किसानों को इग्नोर कर देती हैं। और आज अगर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा नया कृषि कानून लाया गया तो इसको लेकर ये कहते हैं कि इसे हटाना गलत है। तो ये दोगला रूप जो सामने आया रवीश कुमार का। बिल्कुल, देखिए मैं एक बात आपसे बताना चाहूँगा कि ये रवीश कुमार वो इंसान है जिनको कि एनडीए लेड गवर्नमेंट कोई भी अच्छा कार्य करे तो इनको कभी भी पछता नहीं है। मैं एक आपको बहुत नॉर्मल उदाहरण देना चाहता हूँ इस विषय से हटकर, उसके बाद हम विषय पर आएंगे। अभी बिहार चुनाव के रिजल्ट्स का गणना हो रहा था 10 नवंबर को, तो सुबह में जो ट्रेंड चल रहा था, जो रुझान चल रहा था, उसमें महागठबंधन आगे चल रही थी और 12-1 बजे के बाद एनडीए वहां पर आगे चलने लगी। रवीश कुमार का सुबह का आप चेहरा देखती तो लगता कि ऐसे बोल रहे हैं आज तो इतना तो तय है कि बिहार के लोगों ने अपने मैंडेट को बदल दिया है और कुछ भी हो जाए, सीट एक आध इधर हो या उधर हो, लेकिन मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनने जा रहे हैं। जैसे ही मैंडेट जो सही में वाकई मैंडेट का गणना होने लगा, शाम के 2 बजे 3 बजने लगे, रवीश कुमार के चेहरे की वो खुशी ही उतर गई। रीजन सिर्फ एक ही था कि रवीश कुमार को जो एक मसाला मिल जाता आने वाले समय में 2 दिन 4 दिन मीडिया को हाइप देने का, तमाम वो अपने आप को तथाकथित सेकुलर दर्शा करके और टारगेट नरेंद्र मोदी को और इनके पार्टी को करने का, वो मुद्दा वहाँ से ख़त्म हो गया था। अब 2015 का हम चर्चा कर लें। ये वो रवीश कुमार हैं जिन्होंने मंडियों के बारे में जब बात किया था तो इन्होंने बोला था कि ये वो मंडी है जहां पर बिचौलिए जो हैं वो किसानों से कम दाम में फसल खरीद कर लाते हैं और इन मंडियों तक तब पहुंचाते हैं जबकि उस स्टॉक का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है। मतलब कहीं ना कहीं से उन्होंने इन मंडियों को उन बिचौलियों के लिए बहुत ही बड़ा वरदान माना था और किसानों के लिए अभिशाप माना था। आज नरेंद्र मोदी ने जब एक राष्ट्र में एक मंडी नहीं, तमाम जो मंडियां हैं उनके पास जो भी सेलिंग हो रहा है फसल का, नरेंद्र मोदी ने बोला कि किसान जहां मन करे उस मंडी में जाकर अपने सामान को बेच सकता है, अपने फसल को बेच सकता है। अब ये चीज़ इसलिए नहीं पच रहा है रवीश कुमार को क्योंकि रवीश कुमार को लग रहा है कि अरे यार, अगर इसको हम जो इस बिल का ओरिजिनलिटी है उसी ओरिजिनल रूप में अगर हम जनता के सामने ला देंगे तो कहीं ना कहीं हम सरकार के अपोजिशन वाला जो रोल है मेरा, उसको हम खो देंगे और उसको जब मैं खो दूंगा तो मेरी जो पत्रकारिता है वो यहीं पर समाप्त हो जाएगी। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि रवीश कुमार ऐसा कर रहे हैं। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जब हमने रवीश कुमार के बारे में चर्चा किया तो आप जून जुलाई के समय को याद कीजिए जब ये कृषि कानून आया था, जो राकेश टिकैत, आज जितने सारे तथाकथित सेकुलर मीडिया वाले लोग हैं उनके पोस्टर बॉय बनकर बैठे हुए हैं। सारे लोग राकेश टिकैत, राकेश टिकैत, राकेश टिकैत। ये वही लोग हैं जो जेएनयू में हिंसा जो हुई थी और जो जेएनयू में अफजल के समर्थन में नारे लगे थे, तो उस समय के पोस्टर बॉय कन्हैया को और उसके साथ साथ वो एक कश्मीर का खालिद उमर था उसको बना रहे थे। आजकल ये लोग पोस्टर बॉय बना रहे हैं राकेश टिकैत को। ये राकेश टिकैत ने कहा था कि जो बिल आई है वो बिल बहुत अच्छी है, इन्होंने बोला था इस बात को। आज राकेश टिकैत को उस बात से जो इन्होंने उसके सपोर्ट में बोला था उसका अपोज करने के लिए यही सारे तथाकथित मीडिया वाले लोग हैं और यही वाकई में चमचे हैं अपोजिशन पार्टियों के, जो उनके तलवे चाटते हैं और उनके तलवे चाटने का इनको इनाम मिलता है कि या तो साउथ एक्स में बस जाएं या नॉर्थ एवेन्यू में रह जाएं या यहाँ पर 5 स्टार होटल्स में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, वहाँ पर इनके लिए स्वीट बुक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो उस अपोजिशन को बचाने का घृणित कार्य ये लोग कर रहे हैं। रवीश कुमार जिस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं उसको लेकर लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि ये पत्रकार होने के नाम पर जिस तरीके से अन्य पार्टियों की दलाली करते हैं, लोग इस तरीके के सवाल पुट कर रहे हैं कि ये पत्रकारिता कहाँ तक इनकी सीमित रहेगी। एक तरफ ये अपने आप को पत्रकार बोलते हैं और ये आने वाली हर कोई भी कानून हो, सीए हो या फिर ये कृषि कानून हो, हर किसी कानून को लेकर रवीश कुमार इस तरीके का दोगला रवैया क्यों दिखाते हैं? जी बिल्कुल, उसके पीछे बहुत सारा कारण है शेरिन, और एक कारण मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। रवीश कुमार के बड़े भाई का नाम है ब्रजेश कुमार पांडे। ये मोतिहारी के गोविंदगंज सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और बहुत बुरी तरह से चुनाव हारे। और एक और बात, ये वो इंसान हैं जो गलत काम में, जो कबूतरबाजी में जेल की हवा खा चुके हैं, इनके बड़े भाई ब्रजेश कुमार पांडे। और रवीश कुमार अपने बड़े भाई के साथ बैठकर वो जेल जाने से पहले
कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे, उन पर बहुत बड़ा मुकदमा हुआ था, पूरे धोखाधड़ी का मुकदमा हुआ था। और ये बात मतलब आज मैं कोई नया नहीं बता रहा हूँ, आप बिहार के किसी भी राजनीति के जानकार इंसान से पूछोगे तो आपको स्पष्ट शब्दों में ये बात बता देगा कि हाँ, रवीश कुमार के बड़े भाई पर धोखाधड़ी का मुकदमा हुआ था और पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। अब ये वो लोग हैं जो लोग यहाँ पर सोनिया के दरबार में और 5 स्टार्स में बैठकर मंत्रिमंडल के चेहरे तय करते थे। आज जब सत्ता नहीं है तो इनका हनक उसके साथ जा चुका है। आज बस उसी का रीजन है कि अपने भाई को राजनीतिक सत्ता पर बैठाने के लिए और कहीं ना कहीं से तमाम षड्यंत्रों के साथ साथ जितने सारे वामपंथियों के साथ ये लोग मिले हुए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए इस दोगले रवैया को अपनाने का कार्य रवीश कुमार कर रहे हैं। सर, सभी राजनीतिक पार्टियां किसानों के नाम को लेकर राजनीति कर रहे हैं, पर जिस तरीके से कल पीएम नरेंद्र मोदी ने कल किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया, उसको लेकर एक भी पार्टी जिक्र नहीं कर रही है कि कितनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसानों के लिए की जा रही हैं। जी बिल्कुल, मैं इस बात के लिए सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ की राशि वितरित की अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के अवसर पर। अब मैं जब राशि का बात कर रहा हूं तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, चूँकि अभी बंगाल भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि 2021 में बंगाल में चुनाव आने हैं। आपको पता है ममता बनर्जी ने बंगाल के 70 लाख किसानों की ये जो किसान सम्मान निधि की राशि है उसको रोका हुआ है। ये इसलिए रोकी हुई है क्योंकि ये नहीं चाहती है कि ये राशि उन किसानों के पास पहुंचे और उसके बूंद के रूप में वो लोग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो भाजपा है उसको वोट करें। अब हम चर्चा करते हैं तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियों का जो कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन में जो विपक्ष है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी कांग्रेस, जो कि सिर्फ 4 स्टेट में अभी फिलहाल है, जिसमें कि 2 स्टेट में वो खुद है और 2 में गठबंधन के साथ है। अभी आपने एक चीज़ देखा होगा, राकेश सिंह टिकैत जो किसान आंदोलन का नेता बने फिर रहा है, अपने आप को भारतीय किसान यूनियन का नेता बताते हैं। ये राकेश सिंह टिकैत वो हैं जो देश विरोधी ताकतों के साथ नरेंद्र मोदी के पार्टी के खिलाफ 2014 और 2019 का इलेक्शन लड़ चुके हैं और इन्हें करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। काहे का किसान आंदोलन? कौन किसान आंदोलन? जिस किसान आंदोलन में योगेंद्र यादव जैसे इंसान जाकर बैठे, जिस किसान आंदोलन में उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावत जैसा इंसान उसको सपोर्ट करे, जिस किसान आंदोलन को बॉलीवुड से भागकर आकर यहाँ पर स्वरा भास्कर बैठकर उसका सपोर्ट करे, उस किसान आंदोलन को हम किसान आंदोलन नहीं कह सकते हैं। आप देख रहे हैं किसान आंदोलन में चर्चा क्या हो रहा है, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो या कोई भी टिकारी का बॉर्डर हो, वहाँ पर शरजील इमाम के रिहाई का चर्चा हो रहा है, वहाँ पर मोदी सरकार के विरोध में नारा लग रहा है, वहाँ पर जर्नैल सिंह भिंडरावाले की चर्चा हो रही है। किसान आंदोलन का मतलब क्या था? अगर आपको कोई परेशानी थी, और सबसे बड़ी बात है देश के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि किसानों के आगे मैं नतमस्तक हूं और अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं सर झुकाकर और हाथ झुकाकर किसानों के सामने उनके हर एक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। याद कीजिए शेरिन, ये किसान आंदोलन स्टार्ट कहां से हुआ था? पहला मुद्दा किसान आंदोलन का, इन्होंने बोला था कि एमएसपी जो है मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो जारी रहेगी, उसका लिखित आश्वासन हमें चाहिए। पहले मीटिंग में ही हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात को लेकर आश्वस्त कर दिया कि एमएसपी जारी रहेगी, और उसका एक परिणाम बता रहा हूं। मैं अभी बिहार को कराया, वहां पर धान के फसल की अभी खेती हुई है, वहां पर एमएसपी पर धान बिक रहा है। आया है, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी कुछ ही आदमियों को फायदा दिलाने के लिए इस कानून को लाए हैं, मतलब वो अदानी अंबानी वाली बातें फिर से करने लगी हैं। जी बिल्कुल, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि प्रियंका वाड्रा की जो दादी थी इंदिरा गांधी, बहुत पहले का एक फ़ोटो उनका वायरल हुआ था इंदिरा गांधी जी का। इंदिरा गांधी के उस फोटो को आप देखिएगा, उसमें इंदिरा गांधी धीरू भाई अंबानी के साथ बैठकर चाय पी रही है, नाश्ता कर रही है। अंबानी या अडानी ऐसा नहीं है कि इस पार्क में घास काटने का कार्य करता था और अचानक से 2014 आने के बाद उन लोगों के पास सब कुछ हो गया। ये लोग ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल कहीं ना कहीं से बिजनेस से रिलेटेड लोग थे और कहीं ना कहीं कोई ऐसा कार्य ये लोग करते हैं जहां दिखता है कि हाँ ये लोग कुछ कर रहे हैं।
आज जब आप चर्चा कर रहे हैं अंबानी और अडानी की, इस बात को क्यों लोग भूल जाते हैं कि जब इतना बड़ा संकट भारत के सामने आया कोरोना के रूप में, अंबानी ने जो मदद किया उस बारे में ये चर्चा क्यों नहीं करते हैं? और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रियंका वाड्रा जी हों या पप्पू गांधी जी हों, राहुल गांधी जी हों, ये लोग दोनों में से कोई भी लोग, धान की जितनी टाइप की वैरायटीज होती है और उसका मूल्य क्या था 2004 से 2014 में, मैं 2014 के बाद का चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ, 2004 से 2014 के बीच में क्या वैरायटीज थी और हर एक वैरायटी का क्या कीमत था, उसके बारे में ये चर्चा कर ले। ये जवाब नहीं दे पाएंगे। गेहूं किस मौसम में होता है उसके बारे में ये जवाब नहीं दे पाएंगे। रबी की फसलें क्या होती है और खरीफ की फसलें क्या होती है उसके बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है। कहाँ से यूरिया आता है, यूरिया की कालाबाजारी इनके समय में क्या होती थी, किसानों को क्या परेशानी होता था, किसान कैसे अपने खेतों में रात रात भर जग के उसका पटवन करता है, उसकी बुआई और जुताई करता है और उसके बाद फसलों की कटाई करता है। अगर उसके पूरे प्रक्रिया को इनसे पूछ लिया जाए तो मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वस्त हूं इस बात को बोलते हुए कि उसके बारे में ये नहीं बता पाएंगे, ये 2 मिनट उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। और ये वो लोग हैं, मैं फिर बोल रहा हूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 70% से किसानों को घटाकर 60% किया और उनकी जिंदगी को ऐसा नहीं है कि बहुत खुशनुमा बना दिया। ये आपने शरद पवार का नाम लिया और शरद पवार का जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आज उनके पास काफी सारी गन्नों की मिलें हैं, तो उनको लेकर ही, शरद पवार को लेकर ही आज सामना में ये भी लिखा गया कि जिस तरीके से किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है और सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी किसानों के मुद्दे बात नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं लोग और प्रियंका हिरासत एक बात चाहता हूं कि जब मुद्दा रहेगा तब उसको कोई उठाएगा ना, चाहे वो शरद पवार हो या राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या खुद सोनिया गांधी अवतार ले लें या वो आपके शिवसेना के संजय राउत जी हो या उद्धव ठाकरे जी हो। जब मुद्दा रहेगा तब आप मुद्दा के बारे में चर्चा करेंगे ना। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि आप यहां से निकलते हैं, अपने घर तक जाती है, आपको अगर कोई समस्या आता है और कोई नया रूल इंप्लीमेंट होता है, आपको ट्रैफिक में कोई परेशानी आ रहा है, उसको लेकर आपने धरना प्रदर्शन किया, सामने वाला बंदा, सामने वाला ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बोलता है कि एक बार एक्सपेरिमेंट के रूप में इसको देखिए, अगर आपको कोई परेशानी होती है तो मैं आपको आश्वस्त और विश्वस्त करता हूं कि मैं इन सारे मुद्दाओं को संशोधित करूंगा, इन सारे रूल्स को मैं संशोधित करने का कार्य करूंगा। तो आप तब मुद्दा उठा सकते हैं जब आपके पास कोई मुद्दा रहेगा। और शरद पवार का जब ये लोग चर्चा कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि चाहे 2019 का चुनाव हो या 2014 का चुनाव हो, शरद पवार एनडीए में नहीं थे, यूपीए के ही हिस्सा थे और महाराष्ट्र में शरद पवार के पार्टी की क्या हाल हुई सबने बहुत अच्छे तरीके से देखा है। ये तो चोर दरवाजे से आकर आज सत्ता में बैठे हुए हैं शिवसेना वाले। वहां पर मैंडेट किसको मिला? देवेंद्र फडणवीस साहब को मिला। देवेंद्र फडणवीस को सीएम के रूप में महाराष्ट्र की जनता ने सिलेक्ट किया। आप चोर दरवाजे से वहां पर एंट्री ले लिए, एंट्री लेने के बाद अब अपने आप को आप महाराष्ट्र के तथाकथित हरिश्चंद्र बताने पर तुले हुए हैं। तो ये वो लोग हैं जो मुद्दे का तलाश कर रहे हैं। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चल जाइए या कटक से लेकर दिल्ली तक आ जाइए, मैं पूरे देश के चौहद्दी का बात कर रहा हूँ, कहीं भी आज के दिन में एक मुद्दा नहीं है विपक्ष के पार्टियों के पास जिसपे वो सरकार को घेरने का कार्य करे। और जब उनके पास मुद्दा नहीं है तो कहीं ना कहीं से गड़े हुए कोई ऐसे चीज को निकालने का कार्य करने का कोशिश कर रहा है, सफल नहीं हो पा रहा है, कोशिश कर रहा है जिससे कुछ और उसका परिणाम मैं आपको बताता हूँ। हैदराबाद में 2016 के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीट जीता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर राष्ट्र के लोग, और मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वहां पर भी चावल की बहुत ज़्यादा खेती होती है, चाहे तेलंगाना हो या सीमांध्रा हो, अगर राष्ट्र के लोग उससे निराश होते, नाराज होते तो 4 से बढ़कर 48 नहीं होता। आप बंगाल की स्थिति देख रही हैं, यहाँ पर गुपकार गैंग बना कश्मीर में, गुपकार गैंग बनने के बावजूद वहाँ पर जो जिला पंचायत के चुनाव हुए, डीडीसी के चुनाव हुए, उसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विथ 74 सीट्स अगर कोई पार्टी आई तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। ये लोग वो लोग हैं जो बोल रहे थे कि 370 और 35 से पर जनता यहाँ के चुनाव का रिफरेंडम देगी। अगर 370 और 35 से पर जनता ने वहाँ के चुनाव का रिफरेंडम दिया है तो हम क्यों ना माने कि जम्मू और कश्मीर की जनता, आज आप देखिए श्रीनगर में भी भगवा लहराया है,
एजाज हुसैन, इंजीनियर एजाज हुसैन, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उन्होंने प्रथम जीत वहां पर दर्ज किया है। हारा कौन है? वो बुरहान वानी के गढ़ में, पुलवामा में ऐसा लोग हारते हैं जिसको लेकर कितने षड्यंत्र हुए थे, और उसके बाद आप बताने का कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्र की जनता नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। अब कैसे जनता साथ में हो? आपने ईवीएम का रोना रोया तो बैलेट पर चुनाव हुआ, चाहे वो कश्मीर का डीडीसी का चुनाव हो या हैदराबाद का निकाय का चुनाव हो। बैलेट के चुनाव पर भी जब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रहा है, मैंडेट मिल रहा है, तो पता नहीं अब आप तीसरा मुद्दा कहां से लेकर आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर एक बात बोलूंगा कि 21 में बंगाल आने वाला है, 22 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और तमाम ऐसे षड्यंत्र ये लोग करते रहे। ये लोग जितना षड्यंत्र कर रहे हैं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान का कार्य कर रहे हैं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए बिन बुलाए स्टार प्रचारक का काम कर रहे हैं। और राष्ट्र की जनता एक एक बात को, एक एक मुद्दा को समझ रही है। राष्ट्र की जनता को ये भी पता है कि आखिर मेरा हितैषी कौन है, और किसानों को भी पता है। किसानों को भी पता है कि किसान क्रेडिट कार्ड किसने लाया, किसान सम्मान निधि योजना किसने दिया। किसान की फसलें अगर खराब होती थी तो स्वतंत्र भारत में पहला प्रधानमंत्री कौन हुआ जो फसलों के प्रति इंश्योरेंस देने का कार्य किया। तो किसान भी इस बात को समझ रहे हैं, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ और आश्वस्त होकर कह रहा हूं कि आने वाले समय में एनडीए का जो ग्राफ है वो दिनों प्रतिदिन, सिर्फ क्योंकि ये लोग के लिए सेवा भाव सब कुछ है, उसके वजह से इनका ग्राफ बढ़ने का है। और जो 4 स्टेट में कांग्रेस बची हुई है अपने गठबंधन के साथ, आने वाले समय में वहां से भी ये लोग नास्तो नाबूद हो जाएंगे। धन्यवाद सर।